तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन सा ऐसा जो सिस्टम है या ये कह सकते हैं प्रोसेस है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है लाइफ के लिए, ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। इसके बाद रेस्पिरेशन की भी रिक्वायरमेंट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा होती है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए। रिप्रोडक्शन एक सेकेंडरी चीज़ है, हो ना हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका सिर्फ ये काम होता है कि जो हम लोग की ह्यूमन रेस है वो हमेशा मेंटेन रहे, वो हमेशा बरकरार रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन मेंटेन लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन का कोई भी रोल नहीं है। एक्सक्रीशन भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑफ कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइन। तो देखिए, बॉडी डिजाइन का जो ब्लूप्रिंट बनता है वो किस प्रोसेस में बनता है ये आपको बताना है। तो न्यूट्रिशन में नहीं बनता, रेस्पिरेशन नहीं बनता, किस में बनता है, रिप्रोडक्शन में बनता है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या होता है विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी चीजें होती हैं, वो पेरेंट से कहाँ पहुंचती है, ऑफ स्प्रिंग में, मतलब जो भी बच्चे होते हैं उनमें पहुंचती है, ठीक है। और किस फॉर्म में पहुंचती है, तो डीएनए फॉर्म में पहुंचती है। तो ये किसके थ्रू पहुंचती है, तो न्यूक्लियस में एक ऐसा चीज होती है, एक ऐसी मतलब चीज होती है जिसके थ्रू ये चीज पहुंचती है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और वो क्या होता है, वो होता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग डैश। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि जो डीएनए होता है सेल न्यूक्लियस में, ठीक है, पहली बात तो याद रखिएगा डीएनए कहाँ पर होता है, तो सेल न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग। तो एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है और किस चीज को बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो फॉर मेकिंग यहाँ पर हो जाएगा, जीन्स नहीं होगा, क्रोमोसोम नहीं होगा, हार्मोन्स नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोटीन्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। तो अभी हमने आपको बताया था स्पीशीज की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि जो हम लोग की रेस है, ह्यूमन रेस है, उसको बरकरार रखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, किस प्रोसेस की जरूरत होती है। तो न्यूट्रिशन जरूरी नहीं है, रेस्पिरेशन भी नहीं, इसमें सही आंसर क्या होगा, रिप्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। तो रिप्रोडक्शन का मेन जो रोल होता है वो यही होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इन टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो होता क्या है कि जो बैक्टीरिया हैं, ज्यादातर जो बैक्टीरियाज होते हैं और कई सारे प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो सिंपली क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, और वो दो इक्वल हाफ्स में ब्रेक हो जाएंगे। और किस टाइम पे, जब सेल डिवीजन का टाइम होता है तब ऐसा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 में कहा गया इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा। देखिए, आपको एक ऑर्गेनिज्म दिया गया है, जैसे अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, तो स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। तो देखिए, यहाँ पर जो सेल का डिवीजन होता है, ठीक है, जो दो सेल्स हैं, ठीक है, वो डिवीजन के दौरान जो स्प्लिटिंग होती है दो सेल्स की, ठीक है, वो डिवीजन के दौरान वो किसी भी प्लेन में हो सकती है, ठीक है। तो ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सेवेंथ में आते हैं, सेवेंथ में पूछा गया कि अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय। तो अमीबा का जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस होता है, तो इसमें बताना है। पहला फ्रेगमेंटेशन गलत है, बडिंग भी गलत है, इसका सही आंसर है बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है टू, और फ्रिजन का मतलब होता है, फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है, या स्प्लिट होना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय लिशमेनिया। अब देखिए, लिशमेनिया आपको बताना है, लिशमेनिया से क्या होता है, तो मलेरिया गलत है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, याद रखिएगा। और इसको जो मॉस्किटो जो कॉज करता है मलेरिया को, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया होता है। रेबीज कैसी डिजीज है, तो रेबीज वायरस की डिजीज है। हर्ब्स भी यहाँ पर गलत आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या है, काला अजार इज दी करेक्ट आंसर है, काला अजार इज दी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9th में कहा गया मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। देखिए, जो मलेरियल पैरासाइट है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, ये भी हमने आपको बताया,
ठीक है। अब ये क्या करता है, ये डिवाइड होता है, कई सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और जो प्रोसेस होता है वो किससे होता है, मल्टीपल फिजन से होता है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, गलत नहीं कहा गया है। यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यीस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय। अब देखिए यीस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, तो पहला फ्रेगमेंटेशन दिया है, गलत है। दूसरा बडिंग दिया है, बडिंग इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 11th देखते हैं। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्पाइरोगाइरा ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस। तो स्पाइरोगाइरा का ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे पीसेस में मैचुरेशन के टाइम पे। दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। और फिर होता क्या है, ये जो नए नए पीसेस निकलते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के रूप में बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इस प्रोसेस को क्या कहता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो आपसे अगर पूछा जाए स्पाइरोगाइरा जो है वो किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, तो आप वहां पर भी आंसर क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th क्या 12th पे आते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू। देखिए जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, एक टिश्यू बनाती है, और टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं तो क्या बनता है, ये आपको बताना है। विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इन द बॉडी। और फिर जो बनता है टिश्यूज के ऑर्गेनाइजेशन से, वो जब अलग अलग जगह पे, स्पेसिफिक जगहों पे, पोजीशन पे जब वो प्लेस होता है तो उससे एक बॉडी बनती है। तो टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन से क्या बनता है, तो बनते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म विच हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। तो देखिए आपको बताना ये है कि कौन सा ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो मेनली ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी बॉडी फुल्ली डिफरेंशिएटेड होती है, और इनके पास एबिलिटी क्या होती है कि ये नए इंडिविजुअल्स को राइज मतलब बर्थ दे सकते हैं, दे गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। मतलब अपने बॉडी पार्ट से ये नए इंडिविजुअल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा किस में होता है, ये आपको बताना है किस प्रोसेस में होता है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड रीजनरेशन। तो यहाँ पर रीजनरेशन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14th में कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंडिविजुअल इज कट और ब्रोकन up into many pieces and many of these pieces grow into separate individual is called। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल है, मतलब एक अकेला कोई भी चीज है, वो उसका कट डाउन हो या ब्रेकअप, मतलब वो ब्रेक हो कई छोटे छोटे पीसेस में, और हर एक पीस जो है, ठीक है, वो सेपरेट इंडिविजुअल बन जाए। तो ये किस प्रोसेस में होगा, तो ये भी प्रोसेस जो है उसका नाम है रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन में ये चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। देखिए दो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एक हाइड्रा है और एक प्लेनेरिया है। कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस। तो इसको कितने भी पीसेस में कट किया जा सकता है, और हर एक पीस जो होगा वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर भी ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। तो हाइड्रा प्लेनेरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर रीजनरेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग। तो आपको बताना है यहाँ पर जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला कहा गया है रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो रीजनरेशन जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल से होता है, बात बिल्कुल सही है। और सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई पड़ रहा होगा जिसका नाम है प्रोलिफरेट। इसका मतलब क्या हो, अगर कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोलिफरेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब रीजनरेशन होता है तो जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है, रीजनरेशन में ऐसा ही होता है। सेकंड कहा गया फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, मतलब जो सेल्स क्रिएट हो रहे हैं, वही धीरे धीरे चल के अलग अलग सेल टाइप्स का फॉर्मेशन करते हैं और टिश्यूज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड कह रहा है दीज चेंजेस टेक प्लेस इन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस। अब ये जो चेंजेस होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होते हैं, और इसको कहा किया जाता है डेवलपमेंट, इसको कहा जाता है। तो ये बात सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सारे के सारे ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ डैश। देखिए
यहाँ पर जो हाइड्रा की बात करी गई है, हाइड्रा जो है वो रीजनरेटिव सेल्स को क्या करता है, यूज करता है, और रिप्रोडक्शन होता है किस प्रोसेस से, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए रीजनरेटिव सेल्स को यूज कर रहा है, लेकिन प्रोसेस का नाम क्या है जिससे रिप्रोडक्शन होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और किसकी बात करी गई है, तो बात करी गई है हाइड्रा की। ठीक है, रीजनरेशन के बारे में भी हमने पूरा आपको बताया था। अब यहाँ पर हाइड्रा के बारे में देखेंगे तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, बडिंग से होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो बताना है आपको, तो यहाँ पर बताना ये है कि कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का, ठीक है, जो नए पार्ट में डेवलप हो जाएगा अगर अप्रोप्रिएट कंडीशन उसको प्रोवाइड करी जाए। तो रूट्स डेवलप हो जाते हैं, स्टेम्स भी डेवलप हो जाती हैं, लीफ से भी डेवलपमेंट हो जाता है। किससे, इसका मतलब सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव इज दी करेक्ट आंसर। मतलब रूट से भी प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, स्टेम से भी हो जाता है, कई सारे प्लांट्स का डेवलपमेंट, और कई सारे प्लांट का डेवलपमेंट केवल लीफ से हो जाता है, ऐसे ब्रायोफाइलम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, नेम द प्रोसेस विच इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग। अब देखिए यहाँ पर कुछ मेथड्स आपको दिए गए हैं, जैसे लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, और जिससे क्या होता है कई सारे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है, कह सकते हैं कई सारे प्लांट का हम लोग ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे शुगर केन हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्राफ्टिंग मेथड अप्लाई होता है, रोजेस हो गए, ग्रेप्स हो गए, इसमें स्टेम जो होती है, ठीक है, शुगर केन और रोज की बात मेनली करी जाए तो जो स्टेम होती है वो डायरेक्टली नए पेड़ में कन्वर्ट हो जाती है, नए पौधे में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन गलत है, बडिंग गलत है, बाइनरी फिजन भी गलत है, दिस प्रोसेस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, तो ये प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, 20th क्वेश्चन में कहा गया प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब देखिए जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनते हैं, ठीक है, वो फ्लावर एंड फ्रूट उनमें होता है, डैश दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। तो देखिए जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनेंगे, ठीक है, उनमें जो फ्लावर्स होते हैं, वो फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, वो पहले निकल आते हैं एज कंपेयर टू जो प्लांट्स सीड से बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपने पेड़ बोया और उसको आपने सीड से बोया, ठीक है, तो उसमें जो फ्रूट और फ्लावर निकलेगा वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको निकलने में, लेकिन अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से उसको बोया गया है तो उसमें फ्लावर और फ्रूट जल्दी निकल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, advantage of dash is that all plants produced are genetically similar enough to parent plant to have all its characteristic। देखिए आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी एबिलिटी ये है, इसकी एडवांटेज ये है कि जितने भी आप प्लांट प्रोड्यूस करोगे वो सारे के सारे जेनेटिकली सिमिलर होंगे पेरेंट प्लांट के साथ। मतलब जो पेरेंट प्लांट था जिससे वो क्रिएट हो रहा था, उस प्लांट के साथ वो जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होगा, सारी सारी प्रॉपर्टी उनमें होगी। तो फ्रेगमेंटेशन में नहीं, बडिंग में नहीं, बाइनरी फिजन में नहीं, तो सही आंसर क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 कह रहा है बड प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलोंग द डैश मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम। अब देखिए ब्रायोफाइलम में आपको पता होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, लेकिन किससे होता है, तो लीफ से होता है, तो मार्जिन ऑफ लीफ से, ठीक है, जो लीफ का मार्जिन होता है वहां से यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, नया प्लांट यहाँ पर डेवलप हो जाता है जब वो सॉइल पे गिरता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम का जब लीफ सॉइल पे गिरेगा तब नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीफ मार्जिन से फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 है, यूजिंग टिश्यू कल्चर। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है, टिश्यू कल्चर। मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। तो कई सारे प्लांट्स को हम लोग ग्रो कर सकते हैं सिंगल पेरेंट से, और वो भी डिजीज फ्री कंडीशन में। और इसी से ये जो प्रोसेस है, टिश्यू कल्चर जो प्रोसेस है, टेक्निक है, इससे ऑर्नामेंटल प्लांट्स को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। 24 में कहा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, कौन सा इसमें टिश्यू कल्चर से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला दिया गया, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। तो देखिए जो ग्रोइंग टिप होती है प्लांट की, उसमें से क्या करते हैं कि जो टिश्यू होता है या जो सेल्स होते हैं उनको सेपरेट कर जाता है, टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है टिश्यू कल्चर में। बात बिल्कुल सही है, और मेनली वहां से रिमूव किया जाएगा जो ग्रोइंग टिप होती है प्लांट की। सेकंड में कहा गया द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, और जो सेल्स होते हैं उनको एक आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस कर दिया जाता है, जहां पर उनका डिवीजन होता है और कई सारे ये कह सकते हैं सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात भी सही है। द कॉलस, यहाँ पर कॉलस जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उनको कॉलस भी कहा गया है। ठीक है, इस ट्रांसफर टू अनदर मीडियम, और जो ग्रुप ऑफ सेल्स क्रिएट हुए, जो कॉलस क्रिएट हुआ, इसको दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें हार्मोन्स होंगे, और ऐसे हार्मोन्स होंगे जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में मदद करेंगे। ठीक है,
और जो प्लांटलेट्स बनेगी, फिर छोटे-छोटे पौधे बन जाएँगे, प्लांटलेट्स बन जाएँगे, आर देन प्लेस्ड इन सॉइल, इनको फिर सॉइल में प्लेस कर दिया जाएगा और जिसके बाद ये कई मतलब अलग-अलग तरीके से मैच्योर प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बातें जितनी भी दी गई हैं, ये टिश्यू कल्चर में सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन मीन्स ऑल ऑफ द, जो यहाँ पर देखिए नन ऑफ द अबव होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है तो आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 कह रहा है रीड द स्टेटमेंट एंड टेल विच इज करेक्ट। तो आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला दिया गया द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड इन द अबव आर हाइफे ऑफ ब्रेड मोल्ड। देखिए अबव नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा कई बार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये ब्रेड मोल्ड पे बनते हैं, ठीक है। आर इनको कहा गया था हाइफे होते हैं ऑफ ब्रेड मोल्ड, तो ब्रेड मोल्ड के हाइफे होते हैं जिसको राइजोपस भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में बिल्कुल सही कह रहा है। और स्टेटमेंट 2 में कहा गया दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ये नहीं होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। फिर से पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, बहुत आसान है। टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्वड इन रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। ब्लॉब्स, अब देखिए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर नन ऑफ दी अबव सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू जनरेशन इज क्रिएटेड फ्रॉम अ डैश इंडिविजुअल। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में आपको बताना है जो नया इंडिविजुअल बनता है वो किससे बनता है, तो सिंगल इंडिविजुअल से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो एक पेरेंट से ही क्या बन जा रहा है, नया इंडिविजुअल बन जा रहा है। तो यहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 कह रहा है विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट्स प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट जो हैं उनको उनका इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस में वो चीज होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग डैश अमाउंट ऑफ डीएनए देन द प्रीवियस जनरेशन हैड। तो देखिए कितने डीएनए हो जाएंगे, ऐसे मान लीजिए आपसे बोला गया है जैसे पेरेंट है और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग है, पेरेंट के डीएनए में और इसके डीएनए में कितना डिफरेंस होगा ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए होते हैं वो ट्वाइस होते हैं, ठीक है, पुराने वाले के डबल होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है जब रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द डैश। तो जी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है एंजियोस्पर्म का वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो वो लोकेटेड होता है फ्लावर में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इसमें कहा गया है स्टेमेंस एंड पिस्टल। तो देखिए दो चीजों की बात करी गई, स्टीमर और पिस्टल की बात करी गई है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट किसके होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो स्टेमर और पिस्टल की बात अगर करी जाए, ये अमीबा से रिलेटेड नहीं है, बैक्टीरिया से नहीं है, फंजाई से नहीं है, किससे रिलेटेड है, फ्लावर से रिलेटेड है, ठीक है। और इसी में जर्म सेल होता है, जर्म सेल का मतलब ये कह सकते हैं सेक्स सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स तो यहाँ पर नहीं कहेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स कह सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल एज इट कंटेन्स आइदर स्टेमेंस और पिस्टल। तो आपको बताना है यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए गए, मेनली वाटरमेलन दिया है, पपाया दिया है। इनमें से ऐसा कौन सा फ्लावर होता है, किसका फ्लावर है जिसमें केवल या तो स्टेमन होगा या तो केवल पिस्टल होगा, मतलब या तो ये कह सकते हैं कि या तो स्टेमन है या तो पिस्टल, मतलब दोनों नहीं हो सकते हैं, केवल दोनों में से एक होगा। तो पपायम भी ऐसा होता है, ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसमें, और वाटरमेलन में भी यही सेम चीज होती है। तो यहाँ पर बोथ पपाया एंड वाटरमेलन विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 33rd क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात करी गई थी यूनिसेक्सुअल की बात करी गई थी, यहाँ पर बाईसेक्सुअल की बात करी गई, थोड़ा सा गलत आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाईसेक्सुअल एज इट कंटेन्स बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टल। तो आपको बताना है कौन सा। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पर, चलिए छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेनली यहाँ पर हिबिस्कस की बात हो रही थी, आपको बता देते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिबिस्कस जो है, हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है, ठीक है, वो उसका नेचर क्या होता है, तो मतलब वो बाइसेक्सुअल होता है क्योंकि उसके अंदर स्टेमन और पिस्टिल दोनों चीजें होती हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 में कहा गया स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए जो स्टेमन होता है वो क्या होता है, तो फ्लावर में या ये कह सकते हैं कि प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टेमन होता है। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, और ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है, पॉलन ग्रेन को ये प्रोड्यूस करता है। और आपको बताना है जो पॉलन ग्रेन का कलर होता है वो कैसा होता है, तो कलर होता है येलोइश। ठीक है, हरे मतलब पीले कलर का होता है, येलोइश विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा पॉलन ग्रेन का कलर पीला होता है। 35 पे आते हैं, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ फ्लावर। अब देखिए आपको बताना है सेंटर मतलब फ्लावर के बीचों बीच में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी हम लोग ने देखा फीमेल होता है पिस्टिल। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 36। यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला दिया गया पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अभी हमने देखा बिल्कुल सही है। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। अब ये जो पिस्टल होता है इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। द स्वॉलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी। अब जो नीचे बॉटम पार्ट होता है थोड़ा सा फूला होता है, उभरा होता है, ये उसको क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। मिडल जो बीच में इलोंगेटेड पार्ट होता है उसको स्टाइल कहते हैं। और जो टर्मिनल पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, आप अगर फूल को छुएंगे, ठीक है, अंदर का पोर्शन थोड़ा छुएंगे तो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको स्टिग्मा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों दोनों सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 37 क्वेश्चन कह रहा है द डैश जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय pollen grain fuses with dash gamete present in the ovule। तो देखिए आपको बताना है कि जो यहाँ पर जो कौन सा जर्म सेल है जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है और वो फ्यूज होता है किसके साथ में, किसके साथ में फ्यूज होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो मेल जर्म सेल होता है, ठीक है, मेल जर्म सेल है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तरीके से कह सकते हैं जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो मेल से प्रोड्यूस होती है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, मेल ये कह सकते हैं कि स्टेमन से प्रोड्यूस होती है। और वो फ्यूज होता है किससे, तो फीमेल गेमीट से वो फ्यूज होता है। तो मेल गेमीट से प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन, वो कहाँ जाकर फ्यूज होता है, फीमेल गेमीट में फ्यूज होता है। तो यहाँ पर मेल आएगा पहले में, दूसरे में फीमेल आएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 38। इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डैश। अब देखिए जब प्लांट का रिप्रोडक्शन होना है तो पॉलन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होनी है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो पॉलन का ट्रांसफर होना होता है वो स्टेमन से कहाँ होता है, स्टिग्मा पे होना है। ठीक है, तो स्टेमन टू स्टिग्मा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर्स इन सेम फ्लावर इज रेफर्ड टू एज। देखिए अगर पॉलन का ट्रांसफर सेम फ्लावर में होता है तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं उसको, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर पॉलन का ट्रांसफर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पहले में आ जाएगा सेल्फ, दूसरे में आ जाएगा क्रॉस, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। 40th क्वेश्चन में कहा गया ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज नॉट अचीव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। तो देखिए जो पॉलन का ट्रांसफर होता है वो कई प्रोसेसेस से होता है, कई मेथड से होता है। तो विंड के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, वाटर के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है पॉलन का, एनिमल्स के थ्रू मतलब इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हनी भी होती है, इसके थ्रू भी ट्रांसफर हो जाता है पॉलन का। टेम्परेचर के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाए क्योंकि पूछा गया था नॉट अचीव्ड। नेक्स्ट पे आते हैं 41st देखेंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से आपको गलत स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। तो पहला कहा गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में जाइगोट डिवाइड होता है और फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, तो ओव्यूल के अंदर ये सब चीजें होती हैं। तो पहला ऑप्शन ये सही है। सेकंड में कहा गया तो ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ टफ कोट। अब फिर ओव्यूल के ऊपर टफ कोट आ जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सीड में फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ओवरी ग्रोज रेपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। फिर ओवरी जो है वो डेवलप होती है और फॉर्म हो तो किस चीज का फॉर्मेशन हो, तो एक फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए फ्रूट को और क्या कहता है, तो राइपेंड ओवरी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि फ्रूट क्या होता है, तो फ्रूट एक राइपेंड ओवरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो तीनों तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट। अब देखिए आपको पता होगा जो बीज होती है, सीड होता है, उसी में फ्यूचर प्लांट होता है या एम्ब्रियो होता है, विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। और उसको अगर अप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड कराई जाए तो वो एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो सीड का कन्वर्जन जो सीडलिंग में होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है
दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो 42nd क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43rd पे आते हैं। 43rd क्वेश्चन को देखेंगे। 43rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन। अब देखिए जब जो बॉडी ग्रोथ का रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर। तो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो मैच्योर होने लग जाते हैं। इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है एडोलेसेंस का, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44th कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन डैश। अब देखिए स्पर्म जो होता है आपको पता होगा ये मेल्स में होता है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं सेल्स होता है उसको स्पर्म कहा जाता है। अब आपको बताना है ये कहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसका फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में। ओवरी तो फीमेल से रिलेटेड है, ओविडक्ट भी फीमेल से, फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट एक ही चीज है, तो ये दोनों फीमेल में होती है, ये भी फीमेल में होता है। तो टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। 45th क्वेश्चन कह रहा है टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस याद रखिएगा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होती है, ठीक है, और स्क्रोटम में। ठीक है, बिकॉज स्पर्म रिक्वायर्स अ डैश टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब जो स्पर्म है उसको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? तो जो बॉडी टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो स्पर्म फॉर्मेशन में जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो इससे कम होती है। तो अगर बॉडी के अंदर होता तो स्पर्म का फॉर्मेशन ना हो पाता, इसीलिए बॉडी के बाहर है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ब्रिंग्स चेंज इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है, ठीक है, जिसका अपीयरेंस मतलब जिसकी वजह से बॉयज में अपीयरेंस का चेंज आता है। आपने देखा होगा बॉयज की दाढ़ी वाड़ी निकल आती है, ठीक है, मुहासे वैसे निकल आते हैं। तो ये किसकी वजह से, किस हार्मोन की वजह से ये सब चीजें होती हैं? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहा गया द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द डैश। अब देखिए जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसकी डिलीवरी किससे होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में जाके फिर हो जाके मिल जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है, एक ट्यूब आता है यूरिनरी ब्लैडर से, उसी के साथ वो मिल जाएगा। तो जो स्पर्म है वो डिलीवर किससे होता है आपको बताना है, तो वास डिफरेंस से डिलीवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ठीक है, 48th क्वेश्चन देखिए क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो स्पर्म और यूरिन का जो कॉमन पैसेज होता है उसका मतलब वो क्या है ये आपको बताना है। तो इसको भी क्या कहते हैं? ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो इस प्रोसेस मतलब ये जो ऑर्गन है इसको कहते हैं यूरेथ्रा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यूरेथ्रा से आप याद रखिएगा स्पर्म भी बाहर निकलते हैं और यूरिन का भी बाहर मतलब ये कह सकते हैं इजेक्शन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया अलोंग द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल एट देयर सिक्रीशन सो दैट sperm are now a fluid which makes their transport easier and this fluid also provide nutrition। तो देखिए जो सेमिनल वेसिकल है या जो प्रोस्टेट है ये मेनली क्या करता है, तो इसके दो काम है। पहला तो लिक्विड में कन्वर्ट करता है, मतलब स्पर्म को लिक्विफाई करता है और जिससे ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके स्पर्म्स का, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। 50th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल एंड हेल्प देम टू मूव टुवर्ड्स अ फीमेल जर्म सेल। तो किसकी बात हो रही है? तो आपने देखा होगा जो स्पर्म होता है उस स्पर्म का अगर शेप देखा जाए तो स्पर्म का जो शेप होता है उसमें एक टेल होती है, ठीक है, और ये टेल क्या होती है, ये मूवमेंट में मदद करती है। तो यहाँ पर स्पर्म्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही है। स्पर्म क्या होते हैं, तो मेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द डैश। तो जी फीमेल जर्म सेल या फीमेल जो एग्स होते हैं ये कहाँ पर बनते हैं, तो ये बनते हैं ओवरीज में। ठीक है, और जो मेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। 52nd क्वेश्चन बोला गया है वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी डैश बाय द ओवरीज। तो देखिए ओवरी हर महीने, ठीक है, हर मंथ, ठीक है, एवरी मंथ क्या करती है, एक एग प्रोड्यूस करती है, और जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उसी से धीरे धीरे करके एम्ब्रियो में कन्वर्जन होगा, एम्ब्रियो फिर फीटस में बनेगा और फीटस बाद में 9 महीने में एक बेबी का रूप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है द एग इज कैरीड फ्रॉम ओवरी टू दी वर्म थ्रू अ थिन डैश। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, जो एग है,
ठीक है, जो एग होता है इज कैरीड फ्रॉम ओवरी, तो वो ओवरी से कैरी होता है टू दी वॉर्म थ्रू अ थिन डैश, तो कहाँ पे कैरी होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन मेनली आपसे पूछा गया है, जो एग होते हैं, ठीक है, जो ओवरी में क्रिएट होते हैं, वो वार्म तक पहुंचते हैं और किसके थ्रू पहुंचते हैं आपको बताना है, तो ओविडक्ट के थ्रू पहुंचते हैं। ठीक है, तो ओविडक्ट को याद रखिएगा, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है। 54th क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला दिया गया द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूरेट्रस। यूट्रस बिल्कुल ठीक है। तो जो दो ओविडक्ट होते हैं ये यूनाइट होते हैं, मतलब जाके मिलते हैं। एक इलास्टिक बैग स्ट्रक्चर होता है उसमें, और उसको क्या कहता है? यूट्रस कहता है, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहा गया यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू दी सर्विक्स, तो यूट्रस ओपन होता है वजाइना में, और किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55th क्वेश्चन कह रहा है द फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ डैश। तो देखिए जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसको जाइगोट कहते हैं, याद रखिएगा, फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, इसका डिवीजन होता है और क्या फॉर्म होता है? तो बॉल फॉर्म, मतलब कई सारे, मतलब फॉर्मेशन होता है, कई मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब कई सारे छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, तो वो एम्ब्रियो बॉल ऑफ सेल्स, बॉल ऑफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे। 56 क्वेश्चन कह रहा है, 56 क्वेश्चन में कहा गया द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। अब देखिए जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की लाइनिंग में पहुंच जाता है, और फिर वो धीरे धीरे करके डेवलप होता है, और उसमें ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और ये फिर क्या बन जाता है? तो ये एक फीटस बन जाता है। ठीक है, तो फीटस वो कंडीशन होती है जिसमें हम लोग ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। तो देखिए जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन लेता है मदर्स ब्लड से, आपको पता होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। अब देखिए वो जो स्पेशल टिश्यू होती है जिससे एम्ब्रियो को मतलब ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन मिलता है मदर ब्लड से, तो उस स्पेशल टिश्यू को कहा जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 58 कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के बारे में इनकरेक्ट बताना है कौन सा है? तो यहाँ पर जितने स्टेटमेंट दिए गए हैं सब करेक्ट हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये केवल प्लेसेंटा के बारे में ही है कि प्लेसेंटा क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्वेश्चन कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली डैश मंथ। तो कितने महीने लेता है चाइल्ड का डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर? तो 9 मंथ्स लेता है अप्रॉक्सीमेट। नेक्स्ट पे आते हैं, 60th क्वेश्चन कह रहा है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कितने दिनों के लिए चलती है? मेंस्ट्रुएशन कितने दिनों तक चलता है? तो 2 से 8 दिन तक ये चलता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहा गया गोनोरिया और सिफिलीज जो हैं वो किससे होती हैं? तो ये कैसी है? तो ये आपको पता होगा एसटीडीज हैं। एसटीडीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, और ये किससे होती है? तो ये होती है बैक्टीरिया से। ठीक है, बहुत खतरनाक डिजीजेज हैं ये। नेक्स्ट पे आते हैं 62 वर्ड्स एंड एचआईवी एड्स आर कॉज्ड बाय। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज दी गई जैसे एचआईवी एड्स है, तो ये किससे होता है? तो ये वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, और एचआईवी का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो यहाँ पर किससे होता है? वायरस से होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए पहला कहा गया है इन वास इफ द वास डिफरेंस। तो देखिए वास डिफरेंस जो है अगर उसको मेल में ब्लॉक कर दिया जाएगा तो स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड में कहा गया फिलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक। लेकिन फीमेल में क्या होता है? फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे एग जो होते हैं वो यूट्रस तक पहुंच नहीं पाते, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मेनली कह सकते हैं कि जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं कुछ। थर्ड में कहा गया इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। दोनों केसेस में जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया केमिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक। ये जो ब्लॉक क्रिएट हो रहा है तो क्या ये केमिकल मेथड से होता है? तो केमिकल मेथड नहीं है, ये कैसे मेथड्स हैं? तो ये सर्जिकल मेथड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर्जिकल होना चाहिए, केमिकल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर इनकरेक्ट आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें कहा गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। अब देखिए बडिंग जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता होंगे कई सारे टाइप के होते हैं, तो उसमें बडिंग एक एग्जांपल है, और बडिंग किस में होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो बडिंग होता है ईस्ट में। ठीक है, आपने देखा था अमीबा में क्या होता है? अमीबा में होता है बाइनरी फिजन। ये भी आप लोग याद रखिएगा, अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। ठीक है, लेकिन ईस्ट में क्या होता है? बडिंग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अब देखिए ह्यूमन बीइंग में आपको बताना है कौन सा ऐसा पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, यूट्रस भी होता है, फेलोपियन ट्यूब भी होता है। वास्ट डिफरेंस जो है किसमें होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। तो यहाँ पर वास्ट डिफरेंस विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें कहा गया एंथर में क्या होता है, एंथर कंटेन्स व्हाट। तो एंथर्स में सीपल्स नहीं होते, ठीक है, ओव्यूल्स भी नहीं होते हैं, पिस्टिल भी नहीं होते हैं। एंथर्स में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर, मतलब ये कह सकते हैं क्लास 10th के। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं, आप लोग इसको बहुत सही से पढ़िएगा, जिससे आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, और बाकी के जो प्लेलिस्ट में हम लोग ने वीडियोस लगाए हैं एमसीक्यू के नोट्स के, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल नहीं देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।